तो आज हम नैनीताल की प्रेम कहानी के कुछ हिस्सों को जरा और करीब से देख रहे हैं। हमारे सामने जो बातें हैं वो हमें ले जाती हैं नैनीताल की उन भीगी हुई खूबसूरत वादियों में। सोचिए जरा, झील पर गिरती बारिश की बूंदें और एक खास किस्म का ठहराव सा। हाँ, वो माहौल ही कुछ ऐसा है वहाँ का। बिल्कुल। और यही हमारी मुलाकात होती है दो किरदारों से। एक तो आरव है, एक खामोश सा फोटोग्राफर। हाँ। जो शायद शहर के शोर से दूर अपनी तस्वीरों में कुछ खोज रहा है। और दूसरी है सानवी, लेखिका। हाँ, लेखिका, जो अपना अधूरा उपन्यास पूरा करने के लिए इस शांत जगह आई है। सही। तो देखिए, ये स्रोत बताते हैं कि कैसे ये दो अजनबी मिले, वो भी बरसात के मौसम में। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी कला, आरव की फोटोग्राफी और सानवी का लेखन, कैसे उनके इस रिश्ते की धुरी बनी। हाँ, और उसे क्या मायने दिए। ये भी है कि सूत्रों के मुताबिक आरव ने सिर्फ एक लड़की को नहीं देखा। अच्छा। हाँ, उसने शायद उसकी आंखों में झलकते अधूरेपन को महसूस किया। वो अकेलापन, शायद वो आरव के अपने अकेलेपन से कहीं जुड़ गया हो। वही अकेलापन जिसे वो अपनी तस्वीरों में पकड़ने की कोशिश करता था। ये तो काफी दिलचस्प नुक्ता है। तो क्या ये बस एक इत्तेफाक था, या उन स्रोतों में ये इशारा है कि उनके अकेलेपन में, या शायद उनकी जो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी थी उसमें कोई समानता थी जिसने उन्हें खींचा? देखिए, इत्तेफाक से बढ़कर ही लगता है। हाँ। स्रोत इशारा करते हैं कि दोनों ही अपनी अपनी कला के जरिए कुछ कह रहे थे, या शायद कुछ खोज रहे थे। आरव की खामोशी और सानवी के शब्दों की तलाश। हाँ, एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। और नैनीताल की वो शांत धुंधली सी पृष्ठभूमि, उसने शायद उन्हें वो स्पेस दिया, वो जगह दी जहां वे बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ सकें। और उनकी मुलाकातें होती रहीं, कभी झील किनारे, कभी पुरानी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर। हाँ, या किसी छोटी सी चाय की दुकान पर। और ये मुलाकातें कब जरूरत बन गईं, शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात निकल कर आ रही है वो है कला का एक पुल की तरह काम करना। सही। आपने कहा आरव ने तस्वीरों से कहानियां दिखाईं, सानवी ने शब्दों से रंग भरे। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं कि ये एक्सचेंज, ये लेन देन कैसे होता था? कोई उदाहरण है इसका? जी हैं, बिल्कुल। स्रोत एक वाक्य का जिक्र करते हैं। आरव ने सानवी को एक तस्वीर दिखाई थी, झील के पानी में एक अकेले पेड़ का अक्स। अच्छा। जो तूफान के बाद भी एकदम ठहरा हुआ था। कहते हैं सानवी ने कई दिनों बाद अपने उपन्यास के एक किरदार के मन की उथल-पुथल को शांत दिखाने के लिए ठीक इसी तरह के बिंब का, इसी इमेज का इस्तेमाल किया। अरे वाह! और दूसरी तरफ सानवी अक्सर आरव से उसकी तस्वीरों के पीछे की कहानियों के बारे में पूछती थी, उसे कुरेदती थी हम्म। और उसकी बातों ने आरव को अपनी ही तस्वीरों में नए मायने देखने में मदद की। तो ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, मौन संवाद था। हाँ, जो उनकी कलाओं के जरिए चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। वाह, ये आपसी प्रभाव तो काफी गहरा लगता है। और फिर वो शाम आती है जिसका जिक्र मिलता है जब सानवी पूछती है कि क्या कहानी पूरी करके जाने के बाद आरव उसे याद रखेगा। हाँ, वो मोमेंट। और आरव का जवाब था, अगर तुम चली भी जाओ तो मैं हर तस्वीर में तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये सिर्फ एक रोमांटिक लाइन नहीं लगती है ना, ये उसके देखने के नजरिए को भी दिखाता है। सही पकड़ा, बिल्कुल। जैसे उसके लिए यादें भी तस्वीरों में कैद हो जाती है। हाँ, ये दिखाता है कि आरव दुनिया को और रिश्तों को भी अपने कैमरे के लेंस से देखता है, महसूस करता है। उसके लिए यादें सिर्फ एहसास नहीं है, वो एक फ्रेम है, एक कंपोजिशन है। और फिर जैसा कि अक्सर होता है ऐसी कहानियों में, सानवी चली जाती है। उपन्यास पूरा हो गया था। आरव नैनीताल में ही रहता है, लेकिन अब उसकी तस्वीरों में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक अजीब सा ठहराव है जिसमें सानवी की गैर मौजूदगी भी एक मौजूदगी की तरह कैद है। हाँ, जैसे उसकी मुस्कान अब सिर्फ एक याद नहीं रही, बल्कि आरव के आर्ट का हिस्सा बन गई। बिल्कुल, एक स्थायी हिस्सा। हाँ, ये अंत नहीं लगता बल्कि एक पड़ाव जैसा लगता है। और शायद इसका सबसे बड़ा सबूत है 1 साल बाद आई सानवी की वो किताब, बरसात के बाद। हाँ, बरसात के बाद। सिर्फ शीर्षक ही नहीं, किताब का जो समर्पण है वो भी बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, उसने मुझे तस्वीरों में कैद किया और मैंने उसे शब्दों में अमर कर दिया। वाह! ये पंक्तियां एक तरह से इस पूरे अनुभव का सार हैं, निचोड़ हैं। यहाँ दो बातें साफ होती हैं। पहली, कैसे दो अलग-अलग कलात्मक माध्यम, फोटोग्राफी और लेखन, सिर्फ जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा किया। हाँ, पूरा किया। आरव ने जो देखा और महसूस किया, सानवी ने उसे शब्द दिए, और सानवी की जो कहानी थी, आरव ने उसे एक फ्रेम दिया। और दूसरी बात,
और दूसरी, जो शायद ज्यादा गहरी बात है, वो ये कि उनका साथ भले ही कुछ वक्त का था, लेकिन उसका असर कितना स्थायी रहा। कला ने उन पलों को, उन एहसासों को वक्त से आगे जाने का रास्ता दिया। सानवी के जाने के बाद भी आरव की तस्वीरों में वो जिंदा रही, और आरव सानवी के उपन्यास का एक अनदेखा किरदार बन गया। सही। तो ये कहानी दिखाती है कि कैसे यादें और प्रेरणा, वो इंस्पिरेशन, रिश्तों के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहती हैं। ये खूबसूरत उदाहरण है इसका। तो ये सब जानकर हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या रचनात्मकता, क्या क्रिएटिविटी अक्सर गहरी यादों से या अधूरेपन से या शायद बिछड़ने के दर्द से ज्यादा प्रेरित होती है? एक अहम सवाल है ये। या फिर कला महज उन कीमती पलों को सहेजने का एक तरीका है जो असल जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खो जाते हैं? ये एक सवाल है जिस पे शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं।